नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, एक क्रम से आप थियरी को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके बने रहते हो। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार ये कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो ये बात समझ पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, फिर उसमें आप सुधार करते हैं, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे करके बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स केवल और केवल एक बार आपको फीस सबमिट करनी है। तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन मिलता है। तो जो लोग भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से अपने कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण बैच में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी बैच आपको मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा। बिहार में आपको सेट और बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए क्लास मिल जाएगी। उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए क्लास अवेलेबल है। यूजीसी नेट छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो बस आप ईमानदारी से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी रणनीति के तहत मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हरीश जी, ठीक है, नैना यादव जी, ज्योति जी। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा की न्यूनतम प्राप्तता क्या होती है। चलिए भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी तो अब देखिए, इस प्रश्न में क्या आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि आपको किसके अनुसार बताना है। आपको विश्व बैंक के अनुसार बताना है। किसके अनुसार बताना है? विश्व बैंक के अनुसार। मतलब विश्व बैंक ने कौन सा मानक तैयार किया है कि अगर जो हमें लोगों को देखना है कि वो गरीबी रेखा में है कि नहीं है, तो हम किस तरीके से ये पता करेंगे। और उसको पता करने के लिए हम लोगों की प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि लोग कितना प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर पा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिए कि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मुद्रा का प्रयोग करने के लिए
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा की कितनी मात्रा प्राप्त करेगा? तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा बी, $2। तो विश्व बैंक के अनुसार ये कहा गया कि देखिए भैया, जो लोग भी प्रतिदिन $2 कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जो बात करें तो अभी यहाँ पे 84 रुपए, $1 किसके बराबर है? 84 रुपए के बराबर है। तो ये आपका कितना हो गया? 168 रुपए हो गया। अगर जो आप दिन भर का 168 कमा ले रहे हैं तो विश्व बैंक के अनुसार आप गरीब नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और देखिएगा, सितंबर 2014 में, ठीक है, सितंबर 2022 में इसे बढ़ा करके 2.5 कर दिया गया है, ठीक है, $2.5 कर दिया गया है। तो हम निकटवर्ती किसको ले लेंगे? बी को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? अब देखिए, मैं जब आप लोगों को थियरी पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि इंडियन इकोनॉमी को आप दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। पहला पार्ट 1950 से लेकर के 1970 या 75 तक, और दूसरा पार्ट 1980 से लेकर के और अभी तक। तो पहले पार्ट में आपने देखा होगा, अगर जो 1950 से 1970 के दशक की हम लोग बात करें, तो उस समय की जो हमारी सरकार थी ना, उसको ऐसा लगता था कि गरीबी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो सरकार ने उस समय 1950 से 1970 तक सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, वो सारी योजनाएं या तो खाद्य सुरक्षा पे थी या तो आत्मनिर्भरता पे थी। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं सरकार ने इस दशक में नहीं चलाई, 1950 से 1970 में। लेकिन जब 1970 का दौर आता है तो सरकार ये देखता है कि अरे भैया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और बेरोजगार हैं। तब उसके बाद सरकार को ये महसूस होता है कि गरीबी से उबारने, देश को गरीबी से उबारने के लिए भी हमें योजना चलाई गई, चलानी चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोलेंगे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत होती है। अर्थात 1980 से पहले जो हमारी सरकार थी, उसको लगता था कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, स्वतः ही गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन 1980 का जब दशक आता है तो सरकार को ये महसूस होता है कि नहीं भैया, हमें गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए भी सरकारी योजनाएं चलानी चाहिए। और इसीलिए 2 अक्टूबर 1980 में सबसे पहले भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। और फिर इसी योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पुनर्गठित किया गया था। और वो कब तक चला था? 1999 तक चला था। उसके बाद उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, लाइक शेयर करते रहा करिए वीडियो को। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। रश्मि तिवारी जी, रुचि जी, संजय जी, भवानी शंकर जी, हरीश जी, चलिए, ज्योति चौरसिया जी, रुचि जी, अक्षय जी, सुनीता गुप्ता जी, नौसाद अली जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब सबसे पहले कोई भी योजना जब आपके सामने आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रारंभ कब होता है, ये योजना सरकार के द्वारा कब चलाया जाता है। तो ये योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आया था, ये 2020 में प्रारंभ हुआ था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? ये योजना शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि गरीब लोगों तक भोजन और पैसा पहुंचाया जाए। गरीब लोगों तक भोजन प्लस पैसा पहुंचाया जाए। ठीक है, सो क्या उत्तर आ रहा है? जैसे कि आपने कोविड-19 के समय में देखा था, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा किया गया, बिल्कुल ठीक है। गरीब और कमजोर वर्ग को नगद हस्तांतरण किया गया, बिल्कुल सही है। और संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी इससे लाभ मिला। आप लोगों को पता ही होगा कि ये कोविड-19 के समय में इसकी शुरुआत की गई और इसमें बहुत प्रकार के स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, लहरी समिति का संबंध किससे है? बहुत बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। लहरी समिति का संबंध किससे है? बताइए। लहरी, ऑप्शन नंबर, चलिए, तो जितने तो सबसे पहले कि लहरी समिति का गठन कब हुआ था, ये आपको जानना चाहिए कि लहरी समिति का गठन कब हुआ था। तो लहरी समिति का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। लहरी समिति कब गठित हुई थी? 1999 में लहरी समिति गठित की गई थी। और इसका जो संबंध था वो खाने के तेल की मूल्य के संरचना से था। ठीक है, कि जो हम जिस तेल का प्रयोग करते हैं मतलब भोजन में, उसकी कीमतों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए या उसे किस तरीके से लोगों को ठीक तरीके से सुलभ कराया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में लहरी समिति का गठन हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब होती है, ये भी बताइएगा आप लोग। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, तो अब फिर वही बात होगी कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या मिशन कब आया था? तो ये आया था 2013 में। कब आया था? 2013 में आया था। और इसमें जो सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया, सरकार ने जो लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य ये रखा सरकार ने कि ग्रामीण एरिया में 75% लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। अर्थात इस योजना से 75% लोग क्या हो, लाभान्वित हो। और शहरी क्षेत्र में 50% लोग लाभान्वित हो। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपए में दिया जाएगा। ठीक है, चावल, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, और मोटे अनाज जैसे आप देखते हैं मक्का अनाज। ठीक है, तो चावल 3 रुपया पर केजी दिया जाएगा, 3 रुपये पर केजी। गेहूं 2 रुपये पर केजी, गेहूं 2 रुपये पर केजी। और मोटे अनाज 1 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, तिलहन बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें तिलहन शामिल नहीं था, इसमें गेहूं शामिल था, इसमें चावल शामिल था और इसमें मोटे अनाज शामिल थे। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 2013 में होती है। और इस योजना को या इस मिशन को चलाने के पीछे सरकार का लक्ष्य ये होता है कि ग्रामीण एरिया में 75% लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और शहरी एरिया में 50% लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को 3 रुपया प्रति केजी के हिसाब से चावल दिया जाएगा,
₹2 प्रति केजी के हिसाब से गेहूं दिया जाएगा और ₹1 प्रति केजी के हिसाब से मोटे अनाज दिए जाएंगे। तिलहन का इसमें कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकंड, चलिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? ठीक है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको यही बताना है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी, देखा भी। तो ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, ठीक है ना। सरकार कहती है ना कि हम अपने देश में खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सरकार बार बार दावा भी करती है कि हम कुल जनसंख्या के 80 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि लोगों तक आप भोजन पहुंचाइए। इसीलिए सरकार क्या करती है, ₹3 प्रति केजी के हिसाब से गेहूं, ₹2 प्रति केजी के हिसाब से चावल और ₹1 प्रति केजी के हिसाब से मोटे अनाज प्रोवाइड कराती है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोत का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है? अब ये तो इजी सा प्रश्न है, किस जोत का भारत में किस प्रकार का जोत भारत में सर्वाधिक है? तो चलिए बताइए आप। ठीक है, तो देखिए, सीमांत जोत का मतलब होता है ना कि ऐसी भूमि जो 1 हेक्टेयर से कम हो। 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। सीमांत भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जो 1 हेक्टेयर से कम हो। छोटी जोत क्या होती है? जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो, ठीक है। उसके बाद मध्यम जोत का मतलब क्या होता है, या अर्ध मध्यम जोत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या दिया है, मध्यम जोत दिया है ना। तो मध्यम जोत जो होता है वो क्या होता है, ये 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है, ठीक है। और जो बड़ी जोत होती है वो क्या होती है कि अगर जो आपके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा का प्लाट है तो आप कहेंगे कि ये आपकी बड़ी जोत है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस कारण से भूखंड का आकार छोटा होता चला जा रहा है। क्योंकि जब आपको पता ही है कि जब एक पिता के 3 बच्चे होंगे तो फिर तीनों में क्या होगा, बंटवारा होगा, और जब तीनों में बंटवारा होगा तो भूखंड का आकार छोटा होता चला जाएगा। वही स्थिति भारत में देखने को मिल रही है। तो निम्नलिखित में से किस जोत का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है? तो वो है सीमांत भूमि। और सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो 1 हेक्टेयर से कम की होती है। उसके बाद छोटी जोत ऐसी जोत होती है जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की होती है। मध्यम जोत क्या होता है कि मध्यम जोत ऐसी जोत होती है जो 4 से 10 हेक्टेयर की होती है, और बड़ी जोत ऐसी जोत होती है जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा की होती है। अगला प्रश्न, बफर स्टॉक का क्या मतलब है भाई? बफर स्टॉक का क्या मतलब है, बताइए। बफर स्टॉक, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बफर स्टॉक की अवधारणा सर्वप्रथम भारत में कब अपनाई गई? तो बफर स्टॉक की अवधारणा भारत में जो सर्वप्रथम अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये प्रश्न पूछा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? सच्ची सच्ची बताइए, किसको किसको पता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से लेकर के 1974 तक, ठीक है।
क्या थीम था चौथी पंचवर्षीय योजना का, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि एफसीआई के माध्यम से सरकार क्या करती है कि चावल गेहूं किसानों से खरीदती है और उसको सरकार क्या करती है, स्टोर करती है, ताकि जब हमारे देश में विकट स्थिति क्रिएट हो या संकट की स्थिति क्रिएट हो, तो उस समय भारत देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न न हो। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होता है? प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होता है, भाई बताइए। क्या बोल रहे हैं? हम्म, तो देखिए, सरकार का ये दायित्व बनता है देश के प्रति कि सरकार क्या करे कि सबको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, मतलब कोई भूखा भूखा न रहे। और इसी के लिए सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, जब आती है तो खाद्यान्न सुरक्षा लेकर के आती है। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? हम्म, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये कॉमन सेंस की बात है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। जैसे अभी आप देखिए, अगर जो आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में क्या है, कोसी नदी उफान पे है। कोसी नदी क्या है, उफान पे है। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो क्या हुए, उस नदी की चपेट में आ गए। कई सारे गांव, एक गांव में कम से कम सैकड़ों घर ऐसे थे जो क्या हो गए, जलमग्न हो गए, मतलब जो बाढ़ में क्या हो गए, बह गए। तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों लोग बेघर तो हुए ही हुए, साथ ही साथ हजारों लोग ऐसे हुए जिनके पास अब कुछ खाने को नहीं बचा, क्योंकि सारा का सारा तो कोसी नदी लेकर के चला गया। ठीक है ना? तो प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, तो कुल उपज में गिरावट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि बाढ़ आ गई तो भैया फसल वहां कैसे होगी, चावल के गेहूं का उत्पादन वहां पे कैसे होगा? तो ये तो बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी, अर्थात खाद्यान्न की मांग ज्यादा होगी और उसकी पूर्ति कम होगी, तो उसकी कीमत में वृद्धि हो ही जाएगी, देयर इज नो डाउट। और यदि आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भूखमरी की भी स्थिति पैदा हो सकती है। बात ये भी 100% ठीक है। और सरकार द्वारा दीर्घकालिक रूप से आपदा प्रबंधन द्वारा, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, 1, 2 और 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, प्रयागराज में भी बाढ़ आया हुआ है। प्रयागराज में भी बाढ़ आया हुआ है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा, है ना? कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हालांकि शासन के द्वारा भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। खास करके प्रयागराज में जो लोग बघाड़ा की तरफ रहते हैं या जो लोग सलोरी की तरफ रहते हैं, उधर क्या है कि बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और जो लोग इस प्रयागराज की महिमा को नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग दूर दूर से हैं, चाहे झारखंड से, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से, उनके लिए मैं बता दूं कि प्रयागराज में बच्चे यहाँ पे आते हैं, 10 बाई 10 का रूम लेते हैं, तैयारी करते हैं। और आजकल वैसी ही स्थिति में, एक तो वैसे ही छात्रों का जीवन संघर्ष में बीतता है, लेकिन लाखों छात्र इस समय ऐसे हैं जो पानी की चपेट में है ना। मतलब क्या है कि वो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे बेचारे कैसे भी करके अपने जीवन को मैनेज कर रहे हैं, और नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, कई 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 किलोमीटर तक। कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रयागराज में ये दिक्कत हुई है। तो किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो बताना जरूर, है ना? संकोच नहीं करना। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक, और जितने लोग भी यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, इस छोटे से इस छोट ये जो छोटा छोटा रूम प्रयागराज में होता है, जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं,
लाखों ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति उसी कमरे से पढ़ के निकले हैं जिसको हम और आप भी जानते हैं। तो इस मिट्टी में बहुत ताकत है। अगर आप प्रयागराज में हैं, खूब मेहनत करिए, जिंदगी में खूब सफलता मिलेगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है? चलिए देखते हैं। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात BMI की ये बात कर रहा है, जिसे बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये ऊंचाई और वजन का उपयोग करके गणना के आधार पे किसी व्यक्ति के शरीर में वसा की माप करता है। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है? बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात BMI, ये क्या करता है? तो ये ऊंचाई और वजन का उपयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर में वसा की जांच करता है। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे कि सर भार अपान ऊंचाई का वर्ग, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने पूछा होगा कि ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी साल हो गई और आपका वजन कितना है। तो सपोज करिए कि आप 20 साल के हैं और आप बता दिए कि हमारा वजन 80 किलो का है, तो डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा, वो समझ जाएगा। हर उम्र के का क्या होता है? एक सुटेबल क्या होता है? आपका वजन होता है। जैसे आप मान लीजिए 30-35 साल के हैं, तो आपका वजन कितना होना चाहिए? 60 किलो से 70 किलो होनी चाहिए। अब आप 30 साल के हैं, पता चले 2 कुंटल के हो गए, तो डॉक्टर आपसे कहेगा ना कि वसा बड़ी शरीर में हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कोलिन क्लार्क का वाद है कि विश्व के अधिकतर देशों में करों का सुरक्षित ऊपरी सीमा क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या उत्तर आएगा? सी बोल रहे? सब सी बोलेंगे, हमको पता है, क्योंकि सब पढ़े हैं। ऐसा थोड़ी है कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए प्रयागराज में जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर मिल चुका है। और वैसे बहुत सारे हमारे जैसे शिक्षक भी हैं जो प्रयागराज में रहते हैं, वो छात्रों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो जब भी कभी भी अगर जो कोई आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। अगर जो आप नहीं सरकारी हेल्पलाइन नंबर पे जा पा रहे, तो मुझे भी कॉल कर लेंगे, तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो कोलिन क्लार्क ने क्या कहा था? कोलिन क्लार्क ने ये कहा था कि एक देश जो जब कर वसूले ना, तो उसे इतना ही कर वसूलना चाहिए कि वो राष्ट्रीय आय का 25% हो, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम सरकार को कर वसूलना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति में देश को नुकसान होगा। तो कोलिन क्लार्क ने ये कहा था कि देखिए भैया, देश अगर जो कोई देश कर लगा रहा है, तो उसे इतना कर वसूलना चाहिए कि वो कर राष्ट्रीय आय का 25% हो, ना ही उससे ज्यादा हो ना ही उससे कम हो। अगर जो उससे ज्यादा और कम होगा तो उससे राष्ट्र के कल्याण में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मूल्य मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। अभी ये बच्चों वाला प्रश्न हो गया। अगर जो आपने मुद्रा के कार्य को पढ़ा होगा, तो जानते होंगे कि मुद्रा के 3 कार्य होते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, मुद्रा का गौण कार्य होता है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, तो ये मुद्रा का क्या है? गौण कार्य है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम होता है, विनिमय माध्यम होता है। साथ ही साथ मूल्य का संचय होता है, मूल्य का संचय होता है। ठीक है, और गौण कार्य में, सॉरी, विनिमय का माध्यम होता है, और गौण कार्य में ये मूल्य का संचय होता है। और आकस्मिक कार्य में क्या होता है? आकस्मिक कार्य में ऋण या साख का आधार होता है। साख का आधार, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साख आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है भाई, बताइए।
इसमें से कौन सा सही है? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इसमें से कौन सा सही है? एक, दो, तीन, काफी विविधता आ रही है। तो इजी सी बात है, मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली का ऋण होता है। तो आपको पता ही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग अगर जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इंग्लैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, तो ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सम्राट कौन होता है? उपभोक्ता होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की खासियत क्या होती है कि अर्थव्यवस्था पे सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल बाजार पे नहीं होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक है। और मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन होता है। बात बिल्कुल ठीक है भैया, अगर जो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो अभी आप 20 ठो ट्रक खरीद के आप फिर चलवाने लगेंगे तो वो उससे आपको पैसा मिलने लगेगा। मुद्रा वर्तमान व भविष्य के बीच की कड़ी है। बिल्कुल ठीक है, आज निवेश करेंगे वर्तमान में, अगर जो मुद्रा को अपने पास रखेंगे तो भविष्य में चलकर निवेश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? बेसिकली आपको बताना है। लाइक शेयर करते रहा करो भाई आप लोग। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक और शेयर किए हैं, देख रहा हूं यहाँ पे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जितने लोग भी डी सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ये जितने भी डी बोल रहे हैं ना, सब अपने दिमाग का चेक कराओ। यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा जारी कौन करता है? कौन जारी करता है? 1 रुपए पे किसका हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? और मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है, मतलब देश की सरकार के द्वारा इसे वैधानिक स्वीकृति दी जाती है कि जैसे आपके पास 10 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट है, तो उसके मूल्य के बराबर आप कोई भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं उससे। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात याद आनी चाहिए कि जब आपने इतिहास कभी जीवन में पढ़ा होगा तो आपने देखे होंगे कि जो गुप्त शासक थे ना, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। लेकिन जब उन्होंने सोने के सिक्के चलाए तो लोग भैया मान लीजिए कि उस मुद्रा का मूल्य 2 रुपए के बराबर है, लेकिन उसमें जो धातु लगी है वो 10 रुपए की धातु लगी है। तो लोगों ने सोना स्टोर करने लगा, लोग क्या करने लगे? सिक्कों को स्टोर करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब सातवाहन वंश आता है तो सातवाहन वंश क्या करता है? फिर सातवाहन वंश जब आता है तो वो कैसा सिक्का चलाता है? वो कैसा सिक्का चलाता है? सातवाहन वंश जब आता है तो वो किसका सिक्का चलाता है? किसका सिक्का चलाता है? सातवाहन वंश आता है तो वो शीशे का सिक्का चलाना प्रारंभ करते हैं, या वो प्लास्टिक का सिक्का चलाना प्रारंभ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? अब देखिए, एक आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपके दिमाग में एक बहुत ही अच्छी बात ये आनी चाहिए कि सर ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? सर ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? तो अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद आनी चाहिए। दोनों तीनों बातें आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो पहली बात आपको याद आनी चाहिए, 19 जुलाई 1969 यहाँ पे क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आप कहेंगे कि सर जी क्यों राष्ट्रीयकरण किया गया था इनका, क्यों आखिरकार क्यों देश को ऐसा महसूस हुआ कि हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। तो देखिए, जब हमें आज़ादी मिल गई ना, तो जब हमें आज़ादी मिल गई तो जो बैंक कार्य कर रहे थे वो एकाधिकारी प्रवृत्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका ये मानना था कि वो किसानों को ऋण नहीं देंगे, क्योंकि किसानों को वो ऋण देंगे तो किसान की फसल अगर जो बर्बाद हो जाएगी तो किसान ऋण कैसे वापस करेगा, किसान ऋण वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए बैंक जो थे वो किसानों को ऋण नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने देखा कि अरे भैया, अगर जो ये बैंक किसानों को ऋण नहीं देगा तो हमारी प्राइमरी से हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो तो पिछड़ जाएगा। तो सरकार ने क्या कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो अब बैंकों की प्रतिबद्धता हो गई कि वो अपने कुल ऋण का 60% जो है वो ग्रामीण इलाके में देंगे, अर्थात वो किसानों को देंगे, और 40% जो ऋण है वो उद्योग अर्थात पूंजीपति को दे सकते हैं। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इसलिए किया गया क्योंकि उस समय जो बैंक थे वो एकाधिकारी प्रवृत्ति के रूप में कार्य कर रहे थे और वो उद्योगों को ऋण दे रहे थे, वो किसानों को ऋण नहीं दे रहे थे। तो सरकार ने देखा कि अरे भाई, अगर जो ऐसा हुआ तो किसानों को तो ऋण मिल ही नहीं पाएगा, तो फिर हमारे देश की कृषि व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी। तो इनका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो कुल ऋण का 60% ग्रामीण क्षेत्र में और कुल ऋण का 40% उद्योगों में अब ये बैंक दे सकते थे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये याद आनी चाहिए जो पूछा गया है आपके प्रश्न में कि 1980 में कितने व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो क्या होगा, या ये क्या कहा जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, आपने सुना होगा, आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं, आप जानते भी होंगे कि जब आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपसे क्या कहता है, बैंक आपसे ये कहता है कि भैया आप कुछ अपने कागजात लेकर के आइए जिससे हम देखें कि आप जो हम ऋण देंगे वो आप वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बैंक क्या करता है कि कुछ आपसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेता है। बैंक क्या करता है, कुछ आपसे जरूरी डॉक्यूमेंट लेता है, कागजात आपसे लेता है, और फिर बैंक आपको क्या करता है, ऋण प्रोवाइड कराता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऋणाधार मुहैया कराते हो, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो उसे उधार, तो आप ऋणधार मुहैया कराते हैं कि देखिए भैया, हमारे पास इतनी संपत्ति है, आप हमारी संपत्ति को इवेलुएट कर लीजिए और आप हमें इतना ऋण दे दीजिए। तो क्या हो रहे हैं आप, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं। तो यदि आप कुछ ऋण पत्रों को जमानत के रूप में ऋण के लिए देते हैं तो आप ऋणधार मुहैया कराते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बांड की विशेषता नहीं है। बांड की कौन सी विशेषता नहीं होती है भाई। चलिए, बांड की कौन सी विशेषता नहीं है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। अब इजी सी बात है भाई, ठीक ठीक। तो अगर जो हम लोग बांड की बात करें तो अगर जो आप बांड खरीदते हैं ना, तो बांड का जो मूल्य होता है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ये एक जैसे नहीं होता है। तो इसमें क्या उत्तर होगा, कौन सी विशेषता नहीं है। तो बांड जो होगा वो क्या होगा, ये हमेशा ही सममूल्य नहीं होगा। बांड की कीमत या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ब्याज दर में कमी या वृद्धि होती रहती है कि नहीं होती रहती है, तो फिर सममूल्य कैसे रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगला प्रश्न है कि
एक परिसंपत्ति जिससे उधारकर्ता ऋण की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋण की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में प्रयोग करता है। चलिए बताइए। ठीक, अब देखिए ये भी खूबसूरत सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। तो देखिए जब उधारकर्ता जब उधारकर्ता, ठीक है, मतलब जो ऋणी है, जब कोई उधारकर्ता या जो ऋणी है वो अपने मूल्यवान वस्तु जैसे भूमि कहें या घर कहें उसको गिरवी रख के ऋण लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपार्श्विक बोलते हैं या कोलैटरल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं ऋण लेने के लिए, ठीक है, या आप किसी से ऋण लेने जाते हैं और ऋण लेने जाते हैं तो कहता है कि क्या गारंटी है कि तुम हमारा ऋण वापस कर दोगे। तो आप कहते हैं कि आप हमारी जमीन गिरवी रख लीजिए, ठीक है, आप हमारी भूमि गिरवी रख लीजिए, आप हमारा घर गिरवी रख लीजिए। तो इस प्रकार के ऋणाधार को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल या संपार्श्विक। तो एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में प्रयोग करता है उसे संप्राशिक या कोलेटरल बोलते हैं। जैसे कि आप अगर जो ऋण लेते हैं तो भूमि को गिरवी रखते हैं या आप अपने घर को गिरवी रख दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र का ऋण किससे संबंधित है, चलिए बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए और इम्प्रूव करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दें ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड कर दिया जाएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए, प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है। तो आपको पता ही होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी चीजें आती हैं जो प्रकृति से संबंधित है। अमूमन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कृषि जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन नहीं भैया, कृषि ही केवल थोड़ी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्रकृति के से संबंधित जितनी भी चीजें, ठीक है, जैसे मान लीजिए खनन हो गया, तो खनन हो गया तो कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जंगल है तो लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर के ही अंतर्गत आएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि छोटे उद्योग कृषि आदि के लिए दिए जा रहे ऋण को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या उत्तर आ रहा है भाई। क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर
तो चलिए देखिए, आराम से समझिएगा इस बात को कि समय के साथ साथ देखिए ये दिया है कि दो अभिकथन दिए गए हैं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर आप अपना सही उत्तर चूज करिए। देखिए, समय के साथ साथ समय के साथ तेजी से औद्योगिकरण के कारण, एक सेकेंड, समय के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण को बढ़ावा देना नियोजित प्रक्रिया के लिए इतना प्रिय हो गया है कि कृषि क्षेत्र पे बहुत ही कम ध्यान रह गया है। क्या ये बात आपकी सही है? क्या ये बात सही है? तो हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। आज के समय में आप देखिए, भारत में कौन कृषि करना चाहता है? खेती करना कोई चाहता है? कोई मन से ये चाहता है क्या कि हम खेती करेंगे, खूब ज्यादा लाभ कमाएंगे, खूब उन्नत किस्म का बीज हम क्रिएट करेंगे, खूब बढ़िया फसल उगाएंगे? नहीं ना हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भूखंड छोटा होता चला जा रहा है। अब भूखंड छोटा हो जाता चला जाएगा तो आप कृषि में यांत्रिकरण ला नहीं पाएंगे, कृषि में यांत्रिकरण नहीं ला पाएंगे तो आप उत्पादकता बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि इस तरह की नीति में हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा स्थिति पैदा की है। बात भैया बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे हम कृषि पे ध्यान देंगे ही नहीं तो हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, वो कैसे खाएगी? बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ये बात, लेकिन अभी भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता है, वो भूखे सोते हैं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश में कृषि का विकास करें और इस तरह की नीति ने हमेशा देश के लिए खाद्य असुरक्षा स्थिति पैदा किया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है और दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य है। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए भाई बताइए। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए थोड़ा अच्छे से बताइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है, पहाड़ी, मरुस्थल, ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र। चलिए बताइए। तो सबसे पहले अगर जो बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है, तो 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी है, या ऐसे क्षेत्र जो मरुस्थलीय है, और या ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है और इनके शहरों से कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 500 है। यहाँ की जनसंख्या अगर जो 500 या उससे ज्यादा है तो इन क्षेत्रों को सड़क के माध्यम से डायरेक्ट शहरों से जोड़ा जाएगा। सड़क के माध्यम से इन क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? डायरेक्ट शहरों से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को शुरू होता है और इसका उद्देश्य ये था, इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी है या मरुस्थलीय है या ग्रामीण एरिया है और वहां की जनसंख्या 500 या उससे ज्यादा है और इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी शहर से नहीं है, तो शहर से कनेक्ट करना सरकार का लक्ष्य था। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है, इस प्रकार का आपने देखा होगा। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई? कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतिगत उपाय क्या है? चलिए बताइए। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की?
हाँ, बताइए तैयारी कैसी चल रही है। मोटिवेट रहिए। जिस दिन सफलता मिलेगी ना, उस दिन इस मेहनत की कद्र होगी आपको। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, उस दिन इस मेहनत का मतलब आपको समझ में आएगा। और सफलता का क्या है, अपना काम करिए। एक मिनट ऐसा आएगा जब रिजल्ट में आपका रोल नंबर रहेगा और आप आजीवन सरकारी एम्प्लॉय हो जाएंगे, आजीवन आपको सैलरी मिलती रहेगी, है ना। तो मेहनत जारी रखिए। और भ्रांति फैलाने वाले बहुत हैं इस समाज में। यूट्यूब पे भी भ्रांति फैलाने वाले बहुत बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं कि जो खुद बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जब कहीं क्लास होती है तो कमेंट में जा कर के वो अफवाह फैलाते हैं, ताकि बच्चे क्या हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक से पढ़ाई ना कर पाए। तो हमारे वे छात्र जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से परिचित नहीं है, मुझे पढ़ते हैं, तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। बताने वाले लोग हजारों प्रकार की बातें बताएंगे और जितने बताएंगे वो सब असफल ही बताएंगे। जितने भी बताएंगे वो सब असफल ही बताएंगे। उनका यही काम है कि कुछ इधर उधर जा करके लिखते रहिए, कुछ ना कुछ क्या करते रहिए, कन्वर्सेशन को क्रिएट करते रहिए। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है ना, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप अपने आप से जिम्मेदारी से ये बात कह सकें कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते शीशे के सामने आप खड़ा होकर के अपने आप को कह सके कि हाँ भैया हम मेहनत कर रहे हैं। तो जिस दिन आप अपने आप से पुख्ता तौर पे ये बात कह पाएंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, उस दिन मान के चलिए कि सफलता आपसे दूर नहीं है। बस निरंतर जारी रखने की जरूरत है आपको। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई। कोई कह रहा है अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? ये मैं जब 7 बजे से आप लोगों की कोई एक क्लास लेकर के, ये जो यूट्यूब पे क्लास में लेके आ रहा हूँ, इसमें आपको मैं पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी ज़िंदगी में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, उसको एक बार रिवीजन करने का मैं मौका देता हूँ। फिर क्यों नहीं अच्छा चल रहा है? एप्लीकेशन पे आप थियरी पढ़ ही रहे होंगे, बाकी दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, थॉट को थोड़ा सा कंट्रोल करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि एक दिन में हज़ारों थॉट दिमाग में आते हैं। और जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य निर्धारित करिए, तो कम से कम 90 दिन उस पर काम करिए, कम से कम 90 दिन काम करिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक रणनीति अपनाई कि सर की हम यूट्यूब पे भी क्लास करेंगे 7 बजे से, और सर की एप्लीकेशन पे भी क्लास करेंगे। अब खूब मेहनत से ये दोनों, यूट्यूब वाली क्लास भी और एप्लीकेशन वाली क्लास, आप 90 दिन खूब मेहनत से करिए। अगर जो आपको नई रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब आप हमें बताइएगा। क्योंकि आजकल के समय में छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है ना, कि वो अपने रणनीति को रोज चेंज करते हैं। एक दिन का सोचते हैं कि ऐसे पढ़ेंगे, दूसरे दिन वो अपने रणनीति को चेंज करते हैं, तीसरे दिन पता चलता है कि किसी के यहाँ बर्थडे हो गया तो बर्थडे में चले गए, तो 2-3 दिन पढ़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, एक रणनीति बनाइए और उसको 90 दिन बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ता से फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट होके फॉलो करिए। देखिए बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ जिंदगी में अचीव किया है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है कि कृषि विपणन की व्यवस्था अर्थात कृषि में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। बस आपको यही बताना है कि कृषि में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। तो बिल्कुल ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई है, निर्यात मूल्य भी प्रदान किया जाता है, और हरित क्रांति भी सरकार लेकर के आई। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि 1991 के आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? चलिए, और जितना भी मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, ये मोर देन सफिशियंट दे रहा हूँ, बशर्ते आप कितना मेहनत से पढ़ते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जितना प्रोवाइड करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है, बशर्ते आप निरंतर मुझे पढ़ते रहिए। कि 1991 के आर्थिक सुधारों के सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर
क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई नहीं है? चलिए, अगर जो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए 1991 जब आया तो सरकार क्या लेकर के आती है, एलपीजी मॉडल लेकर के आती है। और उसमें सरकार क्या करती है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देती है। अर्थात अब हम क्या करते हैं, हम वैश्वीकरण की तरफ चले आए। अर्थात अब भारत ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया और कहा कि अमेरिका तुम भी आओ हमसे व्यापार करो, चीन तुम भी आओ हमसे व्यापार करो, रूस तुम भी आओ हमसे व्यापार करो, और हम भी तुम्हारे देश में जाकर के व्यापार करेंगे। अर्थात अब हम विश्व के बहुत सारे देशों से क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो जब बहुत सारे देशों से व्यापार करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकों की संख्या क्या हो जाएगी, अनेक हो जाएगी। उत्पादक क्या हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी उत्पादक होंगे ये एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन करेंगे, विभेदित वस्तु का उत्पादन करेंगे। और इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा बाजार में फिर क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है। पहले क्या होता है, फिर ध्यान से समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था, पहले केवल भारतीय उत्पादक ही उत्पादन करते, लेकिन अब विश्व के जितने भी उत्पादक हैं वो भारत में आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब कि एकाधिकार से अब ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हमारा देश क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि 1991 में भारत द्वारा बाहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उपाय लागू नहीं किया गया था? चलिए बताइए, तो थोड़ा बताइए मुझे। क्या उत्तर आ रहा? और जितने भी हमारे पुराने छात्र हैं, खास करके मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आप लोगों को भी देखता हूँ, मतलब बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और सही मायने में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर आशीर्वाद दे दीजिए हमारा सिलेक्शन हो। लेकिन असली आशीर्वाद शिक्षक का उसी एक शिक्षक असली आशीर्वाद उसी स्टूडेंट को देता है जो ज़्यादा मेहनती होता है। क्योंकि यार मैं भी देखता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो रोज़ मुझे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी है, सब कुछ बढ़िया। अब परीक्षा नहीं हो रही है तो वो क्या करें, है ना। बस यही मैं कहूँगा कि सफलता तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। पहली आपकी पढ़ाई होगी, अर्थात आपका हार्ड वर्क होगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है, इधर उधर की बातें कोई भी नहीं आनी चाहिए, केवल पेपर हो और आप हो और कुछ भी ना हो, ठीक है। अफवाहों से सावधान रहिएगा और धैर्य बना करके प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। ये तीन चार बातें अगर जो आप फॉलो करते हैं ना तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है? नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते सबसे पहले क्या होता है, कोई एक आता है गमछा वमछा लगाए हुए, कहता है पेपर में लीक हो गया है वो क्या कहता है, गमछा वमछा लगा के आता है, चश्मा उश्मा लगा कहता है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में कहीं कोई पेपर नहीं लीक होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको अफवाह भी फैलाते हैं, और उस समय जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका पेपर भी खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों से मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। और अगर जो दो चार स्टूडेंट भी हमारी इस बातों से सबक ले लिए, सफल हो गए, तो फिर हमारा ये बात कहना क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो इन सारी बातों को आप समझते रहिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि 1991 में, चलिए सी बोल रहे, ठीक है। और कोई भाई, 1991 में भारत द्वारा बाहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू नहीं किया गया, बताइए। सब गलती कर रहे हैं, कोई भी सही नहीं कर रहा। ये कितना था, अवमूल्यन जो किया गया था वो 18% था ना, 18% था ना, दो चरणों में अवमूल्यन 18% किया गया था, 30% थोड़ी किया गया था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला
सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ठीक, थोड़ा आराम से करिए। ए, बी, और कोई? ठीक, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जितने लोग भी ई बोलेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो सरकार निर्धारित व्यापार बाधा और प्रतिबंधों को हटाती है तो इसे हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है, उदारीकरण बोलते हैं, जिसमें सरकार क्या करती है कि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो सरकार किसी भी प्रकार का प्रशुल्क, कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। और भारत में उदारीकरण कब अपनाया गया था? 1991 में अपनाया गया था। अगला, निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कहां स्थापित किया गया था? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कहां स्थापित किया गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी कहां बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन स्थापित हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कांडला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कांडला में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला, तो याद रखिएगा कि निजी क्षेत्र में पहला एक्सपोर्ट प्रमोशनल जोन कहाँ स्थापित हुआ था? तो कांडला में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। अगला, भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा कि 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्योग मंत्रालय के द्वारा 1996 में किया गया था, लेकिन इसका 2016 में नाम बदल दिया गया है। 2016 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसे अब जाना जाता है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध। आज का सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। आज के सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है, कठिन कठिन प्रश्न है, जो बहुत ज्यादा थियरी को नहीं पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए बताइए, थियरी की क्लास एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ा करिए, यूट्यूब पे फॉलो करते रहा करिए। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को एक बहुत ही बेहतर स्थिति में आप महसूस करेंगे। आप अगर जो निरंतर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप पेपर दीजिएगा, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक दो प्रश्न का तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि आप लोगों के साथ मिल करके मैं खूब मेहनत करता हूँ। आप लोगों को एक दिन में इतने सारे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ, लगभग एक पेपर रोज सॉल्व कराता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, टेस्ट भी देता हूँ, प्रीवियस ईयर भी करवाता हूँ, करंट भी करवाता हूँ। यूट्यूब पे 365 दिन क्लास होती है। बीच में थोड़ा बहुत छुट्टी उट्टी हो जाए वो बात अलग की है, लेकिन क्लास आपकी निरंतर चलती रहती है। और सफलता के लिए यही जरूरी होता है कि आप कंटिन्यू रहें।
कंटिन्यूअसली आप अपना कार्य करते रहें। क्या उत्तर आ रहा है भाई? जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर भारत में कृषि का विकास क्यों कम है? भारत में कृषि का विकास कम इसलिए है क्योंकि अभी भी 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कृषि वर्षा पे निर्भर है। मतलब आप देखे होंगे, अगर जो आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, किसान देखते हैं कि अरे यार बादल कब आएगा, बारिश कब होगी, कब धान लगाया जाएगा, कैसे हमारी फसल तैयार होगी। क्योंकि अभी भी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। सभी किसानों के पास इतना पैसा है नहीं कि वो सिंचाई करके खेती करें, है ना। तो कृषि उस पे क्या बोलते हैं, मानसून पे निर्भरता ज्यादा है। अगला क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि नगद फसलों में कौन सा शामिल नहीं होता? नगदी फसल क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा नगदी फसल क्या होता है? आलू नगदी फसल है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। आलू को नगदी फसल मानेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। नगदी फसल, नगदी फसल ऐसी फसल होती है, ऐसी फसल होती है, होती है जिसे किसान, जिसे किसान बाजार में बेच करके लाभ कमाता है। बाजार में बेचकर लाभ कमाता। जैसे जैसे हम बात करें, चाय हो गया, रबर हो गया, मूंगफली हो गया। चाय, रबर, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, ये सब क्या हो गया है? कपास, गन्ना, कपास, गन्ना, ये सब क्या है? ये आपकी नगदी फसल है। और इसमें से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो मक्का जो है वो आपकी नगदी फसल नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार कौन है? अब आज याद कर लीजिए, फिर कभी जिंदगी में गलत न करिएगा, है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, और भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार कौन है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। कमेंट करके बताइए, विश्व में कौन है, विश्व में कौन है, भारत में कौन है, और भारत में हरित क्रांति का वास्तुकार कौन है। ये तीनों बात आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं? बहुत अच्छी सी बात है। ठीक है, स्वामीनाथन साहब की बात बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी स्वामीनाथन की बात बोल रहे हैं अर्थात डी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मल बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी। अगला, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? चलिए भाई बताइए। चलिए, कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बता दीजिए भैया। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बोल रहे हैं, 90, 90, 96, 97, सभी लोग का उत्तर ठीक है। इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि सिंचाई सुविधा को बेहतर किया जाए, सिंचाई सुविधा को बेहतर किया जाए, किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला,
किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष आरंभ हुआ, बताइए भाई। और रोज आप लोगों की क्लास होती है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, रोज क्लास में जुड़ा करिए, बताइए। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति की शुरुआत हुई, इसके परिप्रेक्ष्य में एक समिति बनी थी। किसान क्रेडिट कार्ड समिति एक बनी थी इस पे विचार करने के लिए। वो कौन सी थी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केसीसी भी बोलते हैं। पेपर में देख लीजिएगा, केसीसी भी पूछ सकता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत होती है वो आरबी गुप्ता समिति की संस्तुति पे, आर बी गुप्ता समिति, आरबी गुप्ता समिति की संस्तुति के आधार पे 1998 में 1998 में 1998 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह योजना किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है। सो ऑप्शन नंबर बी 1998। अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? बहुत बार ये प्रश्न निकटवर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड क्या उत्तर आएगा? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, देखिए क्या उत्तर आ रहा है, तो बी बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है ये होती है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है? 1970 में। और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पे केंद्रित है? तो ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। कब शुरुआत हुई? 1970 में। अगला, कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सारे कंटेंट को वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उसे पढ़ रहे हैं, नोट्स दिया जा रहा है उसे पढ़ रहे हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं, करेंट को देख रहे हैं, इतने सारे माध्यम से आप वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रश्न कहाँ से बनेगा? सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आप मुझे ईमानदारी से दोनों जगह फॉलो करिए, एप्लीकेशन पे भी फॉलो करिए, यूट्यूब पे भी फॉलो करिए। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट आप कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर, सब ये बोल रहे हैं क्या? इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। बिल्कुल ठीक है। जब हरित क्रांति आया तो कृषि में यांत्रिकरण आया, उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग हम लोगों ने किया, रसायन और उर्वरक का भी हमने प्रयोग किया, तो इससे कुछ हद तक उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि भी हुई। बिल्कुल ठीक है, जब उत्पादन होगा तो उत्पादकता बढ़े। इससे क्षेत्रीय असमानता में कमी हुई। नहीं भैया, हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानता में कमी नहीं बल्कि वृद्धि देखने को मिली। जब हरित क्रांति आता है तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में। लेकिन बाकी के जो अन्य राज्य थे उन राज्यों में हरित क्रांति से बहुत ज्यादा सफलता देखने को नहीं मिली। तो जो पंजाब और हरियाणा और पश्चिम बंगाल के जो किसान थे वो तो लाभान्वित हुए, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों के किसान जो थे उससे उतने लाभान्वित नहीं हुए, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई, अर्थात क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि जे वक्र सिद्धांत किसके प्रभाव का वर्णन करता है? जे वक्र परिकल्पना
आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। तो देखिए भैया, जे वक्र परिकल्पना की अगर जो आपने थियरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा आपको। जे वक्र सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है, जब कोई देश अवमूल्यन करता है, अब अवमूल्यन करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है। बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं, आयात महंगे हो जाते हैं। तो जे वक्र परिकल्पना या जे वक्र सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में उस देश में भुगतान असंतुलन उत्पन्न होता है। भुगतान असंतुलन उत्पन्न होता है, लेकिन दीर्घकाल में ये भुगतान असंतुलन जैसे अल्पकाल में भुगतान असंतुलन उत्पन्न होता है, लेकिन दीर्घकाल में ये असंतुलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अर्थात भुगतान संतुलन की स्थिति विद्यमान हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जे वक्र परिकल्पना हमें ये बताता है कि जब कोई राष्ट्र अवमूल्यन करता है तो अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप अल्पकाल में उस देश में भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट होती है, लेकिन दीर्घकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है कि सीपी किंडलबर्गर के अनुसार इष्टतम टैरिफ दर जो अधिकतम कल्याण कर सकती है वह विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच क्रम हो जाने से है। चलिए बताइए। अब इसको आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, इजी सी बात। किंडलबर्ग को आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो आपसे नंबर अब यहाँ कॉमन सेंस लगेगा आपका। ठीक है, तो किंडलबर्ग को पढ़े होंगे तो वो असीम रूप से लोचदार की बात करते हैं, असीम रूप से लोचदार। इसीलिए कहता हूँ थियरी पढ़ा करिए। अब नहीं जानते, किंडलबर्ग को नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, हमको नहीं लग रहा है कोई कर पाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, अमर्याद हो जाता है, इसका मतलब कि असीम रूप से लोचदार होता है। तो सीपी किंडलबर्गर के अनुसार इष्टतम टैरिफ दर जो अधिकतम कल्याण कर सकता है यह विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच क्रम हो जाने से ये क्या होता है, लोचदार हो जाता है, या जिसे हिंदी में अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसीलिए ये आप थोड़ा बहुत कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ा करिए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आप थियरी जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि विदेशी विनिमय दर निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पे आधारित है। इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि आप ठीक बोल रहे हैं, तो देखिए विदेशी विनिमय दर निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पे आधारित है। अरे भाई बच्चों वाली बात है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। अब सी जितने लोग भी बोल रहे हैं मैं क्या बताऊं आपको, कैसे समझोगे आप? हाँ, क्यों गलत कर रहे हो? अरे यार क्रय शक्ति समता सिद्धांत सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए कि एक अमेरिका की कोई वस्तु है, वो $1 की मिल रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1 की मिल रही है, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 84 रुपए देना पड़ेगा। और मुद्रा की जो मुद्रा की जो वैल्यू निर्धारित होती है वो किस आधार पर निर्धारित होती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा की मांग और शक्ति के आधार पे। डॉलर क्यों रुपए से बहुत ज्यादा मजबूत है? क्योंकि डॉलर की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है और रुपए की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम है। ठीक है, तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत, इसका मतलब कि अगर जो आप $1 की वस्तु खरीदेंगे तो आपको 84 रुपए देना पड़ेगा, या आप 84 रुपए की वस्तु को खरीदेंगे तो आपको $1 देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला,
विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ? क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बता दीजिएगा। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? चलिए पहले आप बताइए। ये फेमा की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? फेमा की बात कर रहा है। तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अर्थात ये फेमा की बात कर रहा है। तो ये कब पारित हुआ था? 1999 में। ये कब पारित हुआ था? 1999 में। लेकिन फेमा को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा कब स्थान ले लेता है? तो जो फेरा है वो कब स्थान लेता है? ये इसकी जगह पे कब आ जाता है? सॉरी, पहले फेरा, सॉरी उल्टा कर दिए। ठीक है, 1973 में फेरा आया था और उसी के स्थान पे 1991 में फेमा आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था विदेशी व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कौन सा सही नहीं है? बताइए भाई। और रोज क्लास होती है, समय ज्वाइन किया करिए। हरीश जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ललिता जी, नैना जी, नीलम कुमारी जी, सिब्बू जी, ठीक है, सानू खान जी, ठीक है, नीलम सिंह जी, मोनू जी, सर्वेश जी, रुचि जी, अनुराधा वर्मा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हो फिर भी लाइक शेयर बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? कोई नहीं बताएगा ऐसा क्यों। ठीक है, प्रश्न करिए, मत बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता होती है। वस्तु विनिमय में क्या होता है? वस्तु विनिमय में ये होता है कि एक वस्तु आप हमसे ले लीजिए और एक आप हमें दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में चावल नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि आप हमको चावल दे दीजिए और हम आपको गेहूं दे देंगे। ठीक है, ये कब प्रचलित था? ये ऐसी चीजें कब थी? आजादी से पहले थी। ठीक है ना, ऐसी चीजें आजादी से पहले थी। लेकिन उस समय क्या था? लोग कहते थे कि ठीक है भैया, आपने सरसों उगाया है, आप हमें सरसों दे दीजिए, हमने धान उगाया, हम आपको धान दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यही होता है वस्तु विनिमय। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? क्या उत्तर होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी विश्व बैंक में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है? बताइए भाई। तो इजी सी बात है भाई, विश्व बैंक भी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, छोटी सी बात है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा का उपयोग स्पेशल ड्राइंग राइट अर्थात एसडीआर मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है? ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए। चलिए बताइए कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। तो देखिए, पहली चीज ये आनी चाहिए आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में होती है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है कि अपना कार्य कब शुरू करता है? 1947 में, 2 साल बाद। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए साख प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये 1970 के पहले की अगर जो बात करें तो 1970 से पहले जो होता था
वो IMF जो था वो डॉलर के रूप में लेन देन करता था, डॉलर के रूप में। लेकिन 1970 के बाद पश्चिमी देशों ने विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि हम डॉलर नहीं मानेंगे। पश्चिमी देश ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया और उन्होंने कहा कि हम डॉलर को नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में 6 देशों के भारित सूचकांक को लेकर के बनाया गया SDR, जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं, जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है या कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश की मुद्रा शामिल है? तो इसमें डॉलर शामिल है, यूएस की डॉलर शामिल है, यूएस की डॉलर शामिल है। उसके बाद इसमें यूरो शामिल है, यूरो शामिल है। इसमें जापानी येन शामिल है, जापानी येन शामिल है। साथ ही साथ पाउंड, पाउंड, ठीक है, पाउंड। और चीनी, चीन में क्या चलता है? रेना, रेना मिनबी, ठीक है, ये चीन की मुद्रा है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 ही देश थे, ठीक है। सो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं कि रूसी रूबल इसमें शामिल नहीं है, सभी लोग का उत्तर ठीक है, इसमें रूसी रूबल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कि मुक्त लोचपूर्ण विनिमय दर के तहत किसी देश के लिए भुगतान खाते की शेष राशि को शेष राशि में घाटे को किसके द्वारा स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब थियरी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, मूल्यह्रास के बारे में जानते होंगे तो इजी सी बात है, भुगतान राशि में घाटा, ठीक है। भुगतान खाते शेष राशि में घाटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? देश की मूल्यह्रास, ठीक है। देश की मुद्रा का क्या हो रहा है? मूल्यह्रास हो रहा है। जब मूल्यह्रास होता है तो क्या होता है? जब मूल्यह्रास होता है, जब आप अपने देश की मुद्रा का मूल्यह्रास करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात आपका क्या हो जाता है? आयात आपका महंगा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगला कि कम विनिमय दर के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कम विनिमय दर के परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा भाई? इजी सी बात है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं, बी नहीं, ठीक है। तो कम विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? कम विनिमय दर का मतलब ये हो गया, कम विनिमय दर का मतलब ये हो गया कि कमजोर विनिमय दर। कम विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? कमजोर विनिमय दर। और कमजोर विनिमय दर कब होता है किसी देश का? तो कमजोर विनिमय दर तब होता है जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा के मूल्य से कम होता है, जैसा कि आप अवमूल्यन के समय में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विदेशी मुद्रा की, विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि कम विनिमय दर है, इसका मतलब कि कमजोर विनिमय दर है, तो आपकी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम है। और अगर जो आपकी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम है तो आप निर्यात को तो बढ़ाएंगे, निर्यात तो आप बढ़ाएंगे, लेकिन आयात आप क्या कर देंगे? कम कर देंगे। आयात आयात कम कर देंगे, क्योंकि आयात जो है वो क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है, ठीक है, और निर्यात सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगला कि किसके द्वारा बाजार के सभी हिस्सों में विनिमय दर एक समान रखा जाता है? किसके द्वारा बाजार के सभी हिस्सों में विनिमय दर एक समान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है भाई, बताइए। तो ठीक है, तो विनिमय अंतरण, ठीक है। अगर जो विनिमय अंतरपणन की बात किया जाए तो विनिमय अंतरपणन द्वारा बाजार के सभी हिस्सों में विनिमय दर एक समान रखा जाता है। बाजार के सभी हिस्सों में विनिमय दर एक समान रखा जाता है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पड़ोसी वक्र का मतलब क्या होता है। पड़ोसी वक्र क्या होगा भाई, अब पड़ोसी वक्र भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। नेबर कर्व मीन्स क्या होता है, पड़ोसी वक्र क्या होगा भाई, क्या होता है पड़ोसी वक्र आप तो सोचते थे कि पड़ोसी इंसान होता है, अब पड़ोसी वक्र होता है क्या। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं। हम्म हम्म हम्म। पड़ोसी वक्र, खूबसूरत प्रश्न। अब देखिए इस प्रश्नों को अगर जो इस प्रकार के सेशन से एक बार पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। पड़ोसी वक्र क्या होगा, पड़ोसी वक्र का मतलब देश की मंदी व तेजी को दूसरे देश में स्थानांतरण करना है। ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी वक्र का मतलब, पड़ोसी वक्र का मतलब देश की मंदी, देश की मंदी व तेजी को, तेजी को दूसरे देश में, दूसरे देश में, दूसरे देश में स्थानांतरित करना है, स्थानांतरित करना है। तो क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि देश की मंदी दूसरे देश में स्थानांतरित करना है और देश की तेजी दूसरे देश में स्थानांतरित करना है, तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, सी सब बोल रहे हैं, सबको पता था क्या, ठीक है, सबको पता था क्या, ये नहीं पता था ना। चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना एक क्रम से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप थियरी नहीं पढ़ते हैं ना तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, किन्स कहाँ से आए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहाँ से आए, नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहाँ से आए, आधुनिक अर्थशास्त्री कौन है, बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके फंसे रहते हैं। लेकिन एक बार एक क्रम से थियरी पढ़ लेते हैं तो ये सारे कंफ्यूजन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो कंप्लीट आपको थियरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे चलाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है और एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि आप वर्तमान में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो उस बैच में भी आपको, जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का वहाँ पे कोर्स अवेलेबल होगा, उसको आप डायरेक्ट परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, या आप डायरेक्ट या आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपकी है, किसी भी प्रकार की समस्या आपकी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है, आप 2000 नहीं पेमेंट कर पाएंगे, तो आप अपनी समस्या को बता करके यहाँ पे डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए,
झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSS, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, NBS, KVS और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। उत्तराखंड लेक्चरर का बैच अवेलेबल है, तो जो लोग भी उत्तराखंड लेक्चरर के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, या आप किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग कल।